हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं विकी राय फिर एक बार आपसे मुखातिब हूँ आपके अगले चैप्टर 24 पर। मेरे प्रिय छात्रों, कल आपने जाना था क्रिया विशेषण के बारे में। एक बार फिर से मैं उसकी पुनरावृत्ति कर दूँ, इसके पहले कि इस चैप्टर को स्टार्ट करूँ। आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्रिया विशेषण है क्या, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं और क्रिया विशेषण और विशेषण में खास अंतर क्या होता है। उस अंतर में हमेशा याद रखना कि यदि वो पद क्रिया विशेषण का होगा तो वो पद फ्री होगा, उसके साथ कोई शब्द अटैच नहीं होगा। क्लास में मैंने आपको बताया था कि देखो, जब आप कभी कुछ बोलते हो तो कभी कभी दो पद एक साथ आप बोलते हो, तो या तो वो विशेषण का पद होता है या तो संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। मेरा, तुम्हारा इत्यादि बोलते होता है। और एक शब्द ऐसा होता है जो डायरेक्ट क्रिया से जुड़ता है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज घर जाऊंगा, तो आज जाऊंगा इट इज कन्फर्म। आज जाऊंगा, आज डायरेक्टली मैं आज घर जाऊंगा, आज घर से के साथ नहीं जुड़ा है, आज जाऊंगा के साथ जुड़ा है। कि ऐसे शब्द जब बनते हैं तो वही क्रिया विशेषण होते हैं। आइए आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चैप्टर आगे चल करके भी आपके क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है पद परिचय। अब आप सोच सकते हो कि पद परिचय क्या होता है। पद शब्द आपके लिए नया नहीं है, आपने चैप्टर 4 में भी इस पद को जाना था। शब्द और पद, जब चीज़ें स्वतंत्र होती हैं उसके साथ कोई शब्द, कोई किसी वाक्य में इसकी रचना नहीं होती, किसी वाक्य में नहीं होता, तो वो स्वतंत्र होता है। जब जैसे मैं बोल दूँ कमल, तो कमल यदि मैं बोल रहा हूँ तो ये एक शब्द है, वो कौम और ल के संयोग से बना। लेकिन यदि हम ये बोलते हैं कि कमल नयन, तो कमल नयन हम एक से अधिक शब्द आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर कमल नयन को जब हम बोलेंगे तो कमल जो होगा ये अपने आप एक पद होगा। क्यों? क्योंकि व्याकरण के नियमों के अंतर्गत बना है। तो जो चीजें व्याकरण प्रक्रिया के आधार पर होती है वो पद होती है। व्याकरण के नियमों के अंतर्गत जिसको लिखा जाता है, अर्थात हिंदी वाक्य की संरचना कैसे होती है आपको पता है कि सबसे पहले कर्ता होता है, बीच में उसके ऑब्जेक्ट होते हैं या अन्य शब्द होते हैं और अंत में क्रिया होती है। ESOV क्लास में मैंने आपको बताया था कि ESOV के अंतर्गत किसी भी हिंदी वाक्य की संरचना होती है। एट फॉर सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आर अदर्स एंड इन द लास्ट टू वर्ड। अर्थात हिंदी वाक्य का शुद्ध वाक्य जो होता है वो शुरू में आपका कर्ता होता है और अंत में क्रिया होती है। अब हम इस पद परिचय जब बनाने में तो आपने हिंदी में जाना है कि हिंदी व्याकरणिक दृष्टि से 8 चीज़ें मिलती हैं हमको: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मार बोधक। किसी भी पद में आया हुआ कोई भी शब्द जो है वह व्याकरणिक दृष्टि से है क्या, इसी का परिचय देना पद परिचय। किसी व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर किसी पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जब आप किसी भी पद का परिचय दोगे, जैसे मैं आपके बोर्ड पर लिख दूं कि राम घर जाता है, ये वाक्य आपके पेपर में आएगा और आपको अंडरलाइन कर दिया गया है कि राम, इसका मतलब आप राम का पद परिचय बताओगे। इसका मतलब परीक्षक आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या आपको व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान है या नहीं। आप ये बतला सकते हो कि राम को व्याकरण प्रक्रिया की दृष्टि से क्या कहते हैं। आप बतलाओगे कि राम संज्ञा है।
तो यदि उसको संज्ञा बतलाते हो तो आपको ये भी कन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप कक्षा 8 के छात्र हो, आगे आप हाई स्कूल में जा रहे हो, तो आपको संज्ञा के संपूर्ण भेदों का ज्ञान होना चाहिए। केवल संज्ञा बता देने से आपका कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि उस संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत राम आता है। तो यदि आपको संज्ञा की पूर्ण जानकारी होगी तो आप बता दोगे, यदि आपको नहीं जानकारी होगी तो आप नहीं बता पाओगे। ऐसे ही हर चीज़ों का हर भेद आपको अपने दिमाग में अब रखना पड़ेगा, आगे की कक्षाओं के लिए या वर्तमान कक्षा के लिए या भविष्य के लिए। पूरी व्याकरण प्रक्रिया को आपके दिमाग में रखना पड़ेगा कि हर चीज़ों के कितने भेद होते हैं, उस भेद के आधार पर तब हम उसकी पहचान करते हैं। अब जो चीज़ें मुख्य रूप से क्लास 8 के अंतर्गत आती हैं, उसमें विशेष रूप से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का पद परिचय ही आपके लिए बड़ा काफ़ी हो जाता है। इसके आगे की चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए केवल इन 3 चीज़ों का विश्लेषण यदि आप जान गए तो आप समझ लो कि यू आर कन्फर्म। बट इट इज़ नॉट क्लियर कि आप इन चीज़ों की जानकारी रखते ही हो, क्योंकि यदि आपको मैंने बतलाया था कि यदि संज्ञा को आप पहचान रहे हो तो संज्ञा में मूल रूप से 3 संज्ञाओं को मैंने आपको क्लास में कन्फर्म कराया था कि अंग्रेजी व्याकरण की दृष्टि से तो आप 5 बोलते हो। देयर आर 5 काइंड्स इन इंग्लिश, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके बाद जो भी ये 2 चीज़ें होती हैं, ये मटेरियल नाउन, और ये 5 जो होती हैं। लेकिन हम हिंदी व्याकरण की दृष्टि से यदि हम बात करें तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आपके पास मात्र 3 होते हैं कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा को जहाँ तक जानते हो तो संज्ञा को आप जानते हो कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम केवल विशेष रूप से आते हैं, जैसे किसी, मैंने आपको ये भी बताया था, फल, फूल, जानवर, पशु, पक्षी के नामों को छोड़ दिया जाए तो से सारे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन फल, फूल, किसी फल का नाम, किसी फूल का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी पशु पक्षी का नाम यदि आपके पेपर में आता है तो उसको हमेशा आप ये याद रखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा है। और यदि किसी का नाम नहीं आता है, यदि उसका नाम आने की संभावना है तो वो शब्द भी जातिवाचक। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि नदी, तो आप सोच सकते हो कि नदियों में बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन केवल हम नदी पूछ रहे हैं, आपसे नाम नहीं दे रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन वहीं यदि हम गंगा बोल दे रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको पद परिचय में देना क्या है कि वो संज्ञा की पद परिचय में आपको 4 बातें लिखनी होती है। संज्ञा के कैसे हम लिखते हैं? संज्ञा का पद परिचय केवल आज हम आपको बताएंगे कि संज्ञा का पद परिचय देते समय हम क्या लिखते हैं। उसमें हम एक चीज लिखते हैं भेद, एक भेद लिखते हैं, वो शब्द किस लिंग का है, उसका वचन क्या है और वो किस कारक के अंतर्गत है। याद रखना है तो 4था पॉइंट से मैंने लिखा है कोटिया, कारक। कारक की गणना हर जगह नहीं की जाएगी। ख्याल करना, यदि वो पहला शब्द है और यदि वो सजीव है, वो कुछ कार्य कर रहा है, तब कारक का उल्लेख आप कीजिएगा, वरना कारक का उल्लेख मत कीजिएगा। अपनी कॉपी पर केवल उसका भेद बता दीजिएगा, लिंग बता दीजिएगा और वचन बता दीजिएगा। यदि वो कोई कार्य कर रहा हो, जैसे यहाँ पर है राम घर जाता है, राम जाने का काम कर रहा है, तो राम को आप लिखोगे। कार्य को करने वाला, आपने कारक में पढ़ा होगा कि कार्य को करने वाला हमेशा कर्ता कारक होता है, और जो भी कर्म हो रहा है, जो भी काम आप कर रहे हो, वही कर्म कारक होता है। और कर्म कारक की पहचान के लिए मैंने क्रिया में आपको बताया था कि जब क्रिया या किसको लगा करके प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए तो जान लेना कि कर्म कारक है, जवाब नहीं मिल रहा तो जान लेना कि कर्म कारक नहीं है। तो कारक की उल्लेख विशेष मायने नहीं रखती। इन 3 चीज़ों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और इन 3 चीज़ों में तब संज्ञा भेद आप क्लियर कर पाओगे। आपके पेपर में इसी टाइप के प्रश्न होते हैं। इसमें यदि हम राम का पूछ रहे हैं तो आप अपनी कॉपी पर लिख लेते हो राम, और राम लिखने के बाद आप सोचोगे कि व्याकरण की दृष्टि से राम है क्या, तो आपके दिमाग आएगा कि राम ये तो किसी का नाम है। और जो ही नाम आपके दिमाग में आएगा तो ही आपको ये पता चल जाएगा कि सर ने तो कहा था कि किसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं।
और यदि वो नाम संज्ञा में है तो उसमें दो प्रकार की बातें आती हैं। एक क्लियर नाम यदि रहता है और जब फल फूल पशु पक्षी को छोड़ करके तो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, और फल फूल जानवर पशु पक्षी का नाम आता है तो वही जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। नाम आने के बाद भी क्योंकि उसके बहुतेरे प्रकार होते हैं, और जब एक विशेष प्रकार की कोई चीज़ होती है तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो राम जो है एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम को हम लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम को जानते हैं, संज्ञा जानते हैं, तो संज्ञा में आप उसको क्लियर कर देना कि कौन सी संज्ञा है, आप उसको लिख देना काफी बार व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखने के बाद इसके आगे कोई कॉमा दे देना, इसके आगे आप जान लेना कि सर ने और कौन सी बातें संज्ञा भेद में लिखने को कही थी, तो आपको पता चलेगा कि उसका लिंग, उस शब्द का लिंग वो किस लिंग का शब्द है। तो आप राम जाने लो कि किसी लड़की का नाम है, यदि वो लड़के का नाम है तो यदि वो पुरुष जात का बोध करा रहा है तो पुरुष जात का बोध कराने के कारण वो कौन सा लिंग हो गया, वो आप क्लियर हो गए कि पुलिंग, इसके आगे लिंग हो गया पुलिंग। और जो भी इसको पुलिंग जाते हैं इसके आगे सोचोगे कि तीसरी बात उन्होंने क्या कहा था, तो तीसरी बात उन्होंने वचन लिखने को कहा था। तो राम अकेला राम सिंगल पर्सन, दैट इज सिंगल पर्सन, इसलिए वो कौन सा वचन हो जाएगा, एक वचन। इसके आगे फिर कामादि में लिख दोगे तीन वचन। अब इसके आगे कारक को मैंने कहा था कि यदि वो सजीव है, यदि उसमें जीवन, सजीव का मतलब यदि उसमें जीवन है तो निश्चित रूप से वही कार्य कर रहा है। यदि वो कार्य करने वाला व्यक्ति है, कार्य हो रहा है कोई, तब उसको लिख देना। यदि वो पहला ही शब्द होगा तब लिखना कर्ता कारक। बीच में आने पर भी प्रक्रिया होती है, लेकिन उस प्रक्रिया को हम क्लास में फिर क्लियर करेंगे। लेकिन ये पहला शब्द है और यही कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ लिखो भी करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इसका मतलब संज्ञा के भेद में हम चार बातों को लिखते हैं। संज्ञा का भेद लिख देते हैं, संज्ञा को जान लेने के बाद उसका भेद लिखते हैं, उसका लिंग लिखते हैं, वचन लिखते हैं और कारक लिखते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज की क्लास में केवल आपके लिए बस इतना ही कि आपने ये जाना कि व्याकरण में पद परिचय में, पद परिचय किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन जान लिया कि किसी भी व्याकरण प्रक्रिया के आधार पर किसी पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के अंतर्गत कौन कौन सी बातें होती हैं, उसमें विभिन्न व्याकरणिक प्रक्रिया जो होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उसमें आज पहली स्टेज पर आपने चला। पहली सीढ़ी आपको मैंने बतलाई संज्ञा पद का परिचय कैसे होगा। तो संज्ञा पद के परिचय में मैंने आपको जो चीज़ बतलाई थी, मात्र चार चीज दिमाग में रखना, भेद, लिंग, वचन और कारक। किसी का नाम व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, मन की जो भाव होती है, उम्र होती है, अवस्था होती है, दशा होती है, वही आपके शब्द भाववाचक कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास के लिए फिर से मुकातिब गुड बाय।